हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में डिफ्यूजन इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों डिफ्यूजन इंजीनियर्स की कल लिस्टिंग होने वाली है। लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम समझते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, अगर आपको आईपीओ मिला है तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। राइट, इशू मिलना अपने आप में आसान नहीं था। 159 से 168 का प्राइस बैंड था, बट आपको 168 रुपये का एक शेयर मिला है। कुल मिलाकर 88 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे आपको एक लॉट के अंदर। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपको टोटल अगर कितने शेयर्स मिले हैं। देखिए, पहले तो हम जब भी लिस्टिंग की बात करेंगे तो देखेंगे कि इशू किस प्रकार का था। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी स्मॉल इशू था 158 करोड़ का। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बात तो कल ये आपको टी कैटेगरी में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। टी कैटेगरी का मतलब क्या है कि दोस्तों स्टॉक जो है वो ट्रेड टू ट्रेड बेसिस पे लिस्ट होगा। यानी लिस्टिंग के बाद मान लीजिए ये कहीं लिस्ट होता है कल 30%, 40%, 50% पे, उसके बाद ये एक दिन के अंदर सिर्फ 5% ही बढ़ सकता है और 5% ही कट सकता है। ये कब तक रहेगा? अगले 10 दिनों तक। उसके बाद दोस्तों ये T2T बेसिस से हटके नॉर्मल सेगमेंट में आ जाएगा। फिर इसकी सर्किट लिमिट भी 5 से 20% कर दी जाएगी। बट शुरुआत में तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसकी सर्किट लिमिट कल 5% ही होने वाली है। अब जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी स्मॉल इशू था और पूरा का पूरा क्या था, फ्रेश इशू। अब होता क्या दोस्तों, फ्रेश इशू को माना जाता है कि डेफिनेटली कंपनी जो है, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए तो वैल्यूएशंस कंपनी ने सही रखे होंगे, ये एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है। अब पहले तो ये समझते दोस्तों कि ये कंपनी पैसा यूज का करने वाली है। तो देखिए, जो 158 करोड़ है उसमें से कंपनी मेजर पैसा कैपेक्स के अंदर आपको डालती हुई नजर आएगी। जो कैपेक्स है वो करेगी कंपनी एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इनकी है वहां पर एक्सपांशन करती हुई नजर आएगी। दूसरा, कंपनी एक और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने लोकेट करी है, जो कंपनी डालती हुई नजर आएगी। और ये कहाँ डालेगी? सोनेगांव डिस्ट्रिक्ट, नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। तीसरा, कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। और चौथा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है जिसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए। बट मेजरली से मैंने कहा, कंपनी का एक्सपांशन के ऊपर फोकस है, कंपनी का नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालने के ऊपर फोकस है। तो पैसा सही जगह पे यूटिलाइज आपको कंपनी करती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स कि दोस्तों ये जो इशू था उसको सब्सक्रिप्शन कितना मिला। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं QIB से थोड़ा सा डल रिस्पॉन्स था 95 टाइम्स के बाद में। मैं डल क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज पैसा आप देख सकते हैं मात्र 3000 करोड़ आया। लेकिन एचएनआई कैटेगरी ने 207 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया। तो रिटेल ने 85 टाइम्स, कंपनी के एम्प्लॉय ने 95 टाइम्स, कुल मिलाकर 114 गुना 114 टाइम्स के आसपास दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। कंपनी को 12,000 करोड़ के आसपास मिले, 12-13,000 करोड़ के आसपास मिले। तो सब्सक्रिप्शन वाला बॉक्स भी जो है वो डेफिनेटली कंपनी टिक करती है, बिकॉज कंपनी को डेफिनेटली एक अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आया। शानदार जो इशू है वो आपको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, ये हम साफ कह सकते हैं। तो दो बातें तो हमने दोस्तों कर ली। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की वैल्यूएशन। राइट। सो अगर तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो किस तरीके के फंडामेंटल्स है? लगातार दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। राइट, कंपनी का रेवेन्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो 258 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि कंपनी के रेवेन्यू में मोटा मोटी 10% की ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पर सालाना तौर पर। वही जो कंपनी का मुनाफा है दोस्तों, वहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली 17 करोड़ से 22 करोड़, देन 30 करोड़। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने ऑलमोस्ट 39% का इंक्रीज दिखाया एक साल के अंदर। कंपनी के ऊपर बोरिंग अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो इनकी रिटर्न रेशियोज है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है ऑलमोस्ट 18.5% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है क्लोज टू 20.63% का। डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने कहा फेवरेबल नजर आता है 0.18 का। तो कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो 10.79 का है। देखिए, कंपनी का जो मेजर बिजनेस है ना, वो पहली बात तो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट से कंपनी का जो बिजनेस है वो मात्र 26 करोड़ का आता है, या फिर मैं कहूँ तो 10% के आसपास। डोमेस्टिक मार्केट से कंपनी ने इस बार 90% से ज़्यादा दोस्तों रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया था 251 करोड़ के आसपास। अगर मैं इनके रेवेन्यू और सब्सिडरी रेवेन्यू की बात करता हूँ तो ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का मेजर बिजनेस जो अभी चल रहा है वो वियर पार्ट जिसमें 29.99% है, या फिर हम सेकंड कह सकते हैं वेल्डिंग और एंटीवियर जो ऑलमोस्ट सेम हमको चलता हुआ नजर आ रहा है। अब पिछले साल तक दोस्तों जो वेल्डिंग और एंटीवियर पार्ट था उससे 38% कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन यही जो वियर प्लेट का रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 29% के आसपास का था। इसका मतलब क्या है कि इस बार दोस्तों कंपनी ने हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से भी 25-26% का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, जो लास्ट टाइम तक 20-21% के आसपास था। वहीं ट्रेडिंग से कंपनी 8-9% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं जो इसके सब्सिडरीज है, राइट, अगर उसके हिसाब से आप देखते हैं जो सब्सिडरीज भी कंपनी का कुछ रेवेन्यू जनरेट करती है, लाइक वेल्डिंग एंड एंटीवियर से 2.29%, देन वियर प्लेट से ऑलमोस्ट 4.91%, अगर इसको भी मिला ले क्योंकि 92% ऊपर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन होता है। नहीं, मेजर बिजनेस किसका है दोस्तों? इनका मेजर बिजनेस अगर आप देखेंगे तो वेल्डिंग एंड एंटीवियर का है, वेल्डिंग प्लेट्स, वेल्डिंग पार्ट्स का है, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का है। ट्रेडिंग से तो मात्र 10% के आसपास कंपनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और जो इनका मेजर
जो बना रहे हैं ना वो कहाँ यूज़ आ रहा है, वो सीमेंट में यूज़ आ रहा है। सीमेंट में देखिए कंपनी का 36.66% जो है वो यूजेज था 2024 में, राइट। इंजीनियरिंग में दोस्तों 13.92%, इसके अलावा पावर में 7%, स्टील में 12.92%, शुगर में 4.47% और अदर्स में 24-25% के आसपास है। तो मेजर कंपनी का कहाँ जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो बना रही है वो सीमेंट के अंदर ज़्यादा यूजेज होता है, राइट। ये पहले भी देखिए 30% था, उससे पहले 36% था, तो मोटा मोटी इसी रेंज में रहता है। तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जिस भी इंडस्ट्री को कंपनी कुछ अपना इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है, राइट, अगर उस इंडस्ट्री में कुछ दिक्कतें आती है तो सीधा सीधा रेवेन्यू पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर सीमेंट का बिजनेस में दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक कमी देखने को मिलती है, उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं हो पाता है, तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कितने इंडस्ट्रीज से ये प्रोन है। सीमेंट से है, अगर आप इंजीनियरिंग से देखिए, पावर से अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत है, बट स्टील से भी है। तो ये सब बिजनेसेस दोस्तों इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये बढ़िया करेंगे तब जाकर याद रखिएगा इनका जो माल है या फिर इनका जो पूरा ये बिजनेस है वो बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज बेचेंगे किसको, राइट, समझ में आ गया। अब आते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर। तो देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 20.41, पोस्ट आईपीओ बट प्री आईपीओ 15.28 का ही है। अब अगर इसके हम पीयर्स की बात करते हैं, अब देखिए कोई एग्जैक्ट पीयर तो है नहीं, बट हाँ अडोर बिल्डिंग और AIA इंजीनियरिंग कंपनी ने अपने DIP में बताया था कि ये हमारे बेसिकली पीयर्स है। तो अडोर इंजीनियरिंग ट्रेड्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 29 एंड जो AIA इंजीनियरिंग है वो 35 के पी पे आपको अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली वैल्यूएशंस ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ऊपर लेकर आई है, बट जैसा मैंने कहा बिजनेसेस को आप एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर सकते कि AIA इंजीनियरिंग का बिजनेस 100% जो डिफ्यूजन का है सेम टू सेम है या फिर अडोर बिल्डिंग का, नहीं, डिफरेंट है। बट स्टिल जैसा मैंने कहा क्योंकि सेगमेंट ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम है, तो जगह तो जैसा मैंने कहा कंपनी ने छोड़ी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो ग्रे मार्केट का कह रही है और फिर मेरा व्यू क्या है। तो देखिए जो ग्रे मार्केट है वहाँ पर तो रिकवरी है। अब रिकवरी क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है आई थिंक जिस तरीके की लिस्टिंग हो गई आज KRN की। मार्केट्स तो आपको पता ही है हाल बेहाल था, ख़राब था, बहुत ही ख़राब था। बट ग्रे मार्केट 58 रुपीज़ के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों करंट ग्रे मार्केट चल रही है 35% प्रीमियम, ये लिस्टिंग की एस्टीमेट है। अब ग्रे मार्केट ने अपना हाई दोस्तों जो बनाया था वो बनाया था ऑलमोस्ट 39-40% के आसपास, बट उससे पहले 53% तक दोस्तों ग्रे मार्केट जाके आई, जिसके बाद एक गिरावट हुई तो 39% के आसपास तक अलॉटमेंट पर थी। तो अब मेरा व्यू क्या है। सो फ्रेंड देखिए बात जो मुझे नजर आती है वो यही है कि देखिए 168 का इसका प्राइस बैंड 88 रुपीज़ की ग्रे मार्केट है, बट मेरे हिसाब से जिस तरीके आज लिस्टिंग होती हुई नजर आई अच्छी लिस्टिंग थी। डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हर IPO को एक साथ, बट मेरे हिसाब से देखिए 235 से 245, 225 से 235 माफ़ करेगा लिस्टिंग होनी चाहिए इसकी। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि डेफिनेटली कंपनी ने जगह छोड़ी है, कंपनी बुरी नहीं है, फाइनेंशियल्स में ग्रोथ नजर आती है। हाँ ये है कि दोस्तों जो आगे का व्यू है उसमें ये है कि हाँ कंपनी एक स्टेबल अर्निंग्स पर आपको ग्रो करती हुई नजर आएगी। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो नई डाल रही है तो उससे दोस्तों एक्सपांशन देखने को मिलेगा। तो ये है कि हाँ आने वाले समय में रेवेन्यूज़ में ग्रोथ देखने को थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है, राइट। उसका आई थिंक एक व्यू लेकर आप चल सकते हैं, बट स्टिल ये बात सही है कि देखिए मार्केट्स का कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट्स किस तरीके से करंटली ट्रेड कर रहा है, राइट। मार्केट्स अगर कल भी इसी तरीके से गिरते हुए नजर आए तो फिर उसका भी एक थोड़ा सा नेगेटिव व्यू जाता है। बट मेरे हिसाब से 225 से 235 पे ये लिस्ट होना चाहिए। अगर इससे नीचे लिस्ट होता है तो अपने आप में थोड़ी सी निराशा आपके हाथ लगेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपका व्यू क्या है मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि 35 से 40% के बीच में ये कहीं आपको लिस्टिंग गेन देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।